नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके 11th क्लास का चैप्टर 9 है, जिसमें सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज इस हम टॉपिक में उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम जो हम आज बात करेंगे वो आपका टॉपिक ये रहेगा कि हम किस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, 1 मार्क्स के जो प्रश्न थे वो नहीं आया करते थे, परंतु मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं से 2 मार्क्स में 2 मार्क्स में ये प्रश्न आ सकते हैं और आप इन्हें एग्ज़ाम में करके अपने नंबर्स ला सकते हैं। देखिए, हमारे पास इतना जो टॉपिक हमारे पास है बहुत ज़्यादा है, तो मैं इन प्रश्नों को आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ हम नीचे वाले प्रश्नों को ज़्यादा करेंगे क्योंकि 1 मार्क्स वाले प्रश्न ये वाले हैं, तो हम नीचे वाले प्रश्नों को थोड़ा ज़्यादा महत्व देंगे। ठीक है, हमारा इसमें पहला प्रश्न रहेगा कि वायुमंडल सूर्य तप की अपेक्षा भौतिक विकिरण से अधिक गर्म क्यों होता है। मतलब हमारा जो वायुमंडल है, मान लीजिए हमारा सूरज है ये, ठीक है, हमारा सूरज है, तो सूरज की जो किरणें हैं जो सीधा हमारी धरती में आती हैं, तो ये सीधा हमारी धरती को गर्म क्यों नहीं करती। मतलब बड़ी मात्रा में, अब बड़ी बड़ी जो किरणें हैं ना, ये नहीं आ सकती, ये मतलब हमारी धरती को आती तो हैं लेकिन गर्म नहीं करती हैं। लेकिन जो छोटी छोटी किरणें हैं, मतलब लघु तरंग दैर्घ्य, आप ये याद रखिएगा, सीधा सूरज के तापमान से गर्म होने से हमारी धरती गर्म नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पर उसको गर्म करने का जो काम है वो लघु तरंगे करते हैं। कौन करता है? लघु तरंगे करती हैं, जो वायुमंडल हमारा सोख नहीं सकता। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, ऊपर से आ रही है, कोई चीज़ उसे सोख ले रही है, तो वहीं पर वो ख़त्म हो जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं। लेकिन जो ये छोटी छोटी तरंगे हैं, लघु हैं, बहुत छोटी है, तो सीधा नीचे आ जाती है, इसको सोख नहीं पाता हमारा वायुमंडल, याद रखिएगा। दूसरा ये है कि ये प्रवेशी जो तरंग दैर्घ्य है, मतलब छोटी छोटी किरणें होती हैं, ये सीधा आके हमारे भूतल पर पहुंच जाती हैं। भूतल का मतलब हमारी पृथ्वी की सतह, और उस पृथ्वी को गर्म कर देती है। तीसरा ये है कि पृथ्वी की जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी जो तरंगे होती हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे जो वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं ना, उसको अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित का मतलब होता है सोख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। और वायुमंडल हमारे एक प्रकार से जो गर्म होता है वो इसकी वजह से आपका हो जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा है कि सूर्य तप और तापमान में क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है सूर्य तप और तापमान में? देखिए, बहुत सिंपल सा एक आपका जो आंसर आपको बताना है कि सामान्यतः जो सूर्य तप होता है, तापमान को उसका पर्यायवाची ही समझा जाता है। पर्यायवाची मतलब समान ही एक तरीके से होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में थोड़ी सी भिन्नता एक प्रकार से पैदा होती है। अब देखिए, सूर्य तप क्या होता है कि ऊष्मा है जिसमें गर्मी पैदा होती है। सूर्य तप क्या होता है? एक ऊष्मा है, एक पावर है, एक जनरेट करता है, जिससे क्या होती है? गर्मी पैदा होती है। वहीं पर सूर्य तप को कैलोरी में मापा जाता है। सूर्य तप को कैसे मापा जा सकता है? एक प्रकार से कैलोरी में मापा जाता है। और जो आपकी गर्मी का कारण है, गर्मी का कारण मात्र है, किसी पदार्थ को गर्म एक प्रकार से जो गर्म एक प्रकार से किया जाता है, या गर्म देने पर उसका जो तापमान बढ़ता है, किसी चीज़ को जब हम गर्म कर देते हैं और गर्मी दे देते हैं, उसमें एक प्रकार से ये करते हैं, तो उसमें तापमान जो बढ़ता है उसी को हम तापमान कहते हैं। एक प्रकार से तापमान जो बढ़ता है उसी को हम तापमान कहते हैं। और तापमान ऊर्जा से जो ऊष्मा है ना, मतलब जो ऊष्मा होती है, उसी से पैदा हुई एक गर्मी का माप है। बस गर्मी है, तापमान एक प्रकार की क्या है? गर्मी है, जो कैसे पैदा हुई है? ऊष्मा से पैदा हुई है। कैसे पैदा हुई है? ऊष्मा से। ये बात याद रखिएगा। और तापमान को हम कैसे माप सकते हैं? तो थर्मामीटर से माप सकते हैं, और थर्मामीटर के माध्यम से डिग्री में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है तापमान को? डिग्री में मापा जाता है तापमान को। दूसरा बात आपको ये बहुत समझना पड़ेगा कि तापमान गर्मी का प्रभाव है, और गर्मी मिलने से तापमान बढ़ता है। तापमान क्या है? गर्मी का प्रभाव है, और गर्मी मिलने से ये एक प्रकार से तापमान बढ़ता है। ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको समझिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि तापमान में कौन से कटिबंध में मिलता है, और इसे क्यों एक प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं, या कैसे स्पष्ट इसको हम कर सकते हैं। देखिए, सर्वाधिक जो तापमान हमारा होता है, एक प्रकार से सर्वाधिक ताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में पाया जाता है। मतलब जो रेतीले स्थान होते हैं वहाँ पे थोड़ा तापमान ज़्यादा होता है। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट क्या बोला इसने? वहाँ मेघाच्छादन नहीं होते। देखिए, बहुत ज़्यादा टफ वर्ड है, आप याद रखिए। वहाँ पर एक प्रकार से मेघ नहीं होते। मेघ का मतलब है बादल नहीं होते। अब बादल ही नहीं होगा तो भाई वर्षा कैसे होगी, और वर्षा नहीं होगा तो सूखा हो जाएगा, और सूखा नहीं होगा, जब बारिश नहीं होगी तो तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये पॉइंट आप समझिएगा। तीसरा देखिए कि शीत ऋतु में मध्य तथा उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की तुलना में कम मात्रा में प्राप्त होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि शीत ऋतु मतलब ठंड के समय पे उच्च अक्षांश जो हमारा होता है उस पर ग्रीष्म ऋतु की तुलना में कम मात्रा में एक प्रकार से आपका ये प्राप्त होता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ठीक है।
अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी के गर्म और ठंडा होने के 3 कारण हमें बताने हैं। भैया ऐसा क्या कारण है, ऐसे क्या तरीके हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो ठंडा और गर्म होता है। देखिए इसका जो आंसर एक प्रकार से है वो चालन है। अब क्या होता है कि जब हमारे आसमान में तापमान वाले एक प्रकार से असमान तापमान वाले 2 पिंड आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, मान लीजिए एक पिंड ये रहा, एक पिंड ये रहा, एक ये बहुत ठंडा है, ये बहुत ठंडा है, ठीक है, और ये गर्म है। अब दोनों में तो अंतर हो गया, ये ठंडा है और भाई ये गर्म है, दोनों असमान हैं। तो ये क्या करते हैं कि एक प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, आपस में जो ऊर्जा है उसका प्रवाह करते हैं। और जब तक एक प्रकार से दोनों पिंड समान बराबर के ना हो जाएं, तो इसी के ठंडा और गर्म होने के ये तरीके होते हैं। वो तब तक ऊर्जा का प्रवाह दोनों पिंड करेंगे जब तक दोनों समान ना हो जाएं, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई संवहन और अभिवहन में क्या अंतर होता है। बहुत सिंपल सा आपको अंतर बता देना है कि जो संवहन प्रक्रिया है उसके अंतर्गत क्या होता है, लंबवत। अब लंबवत क्या होता है, ऐसे ये होता है लंबवत, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का जो एक प्रकार से स्थानांतरण होता है। अच्छा, स्थानांतरण क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब स्थानांतरण हो रहा है, और इस प्रकार से हो रहा है। पर वो कैसे हो रहा है, इस प्रकार सीधा सीधा हो रहा है, तो इसको हम लंबवत बोलते हैं। और ये कौन सी प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, गैस से तरल में बदला जाता है, मतलब गैस रूप में है और तरल रूप में उसको बदल दिया जाएगा। तो ये कौन सी प्रक्रिया चल रही है, संवहन चल रही है। कौन सी चल रही है, संवहन। और यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है, मतलब गैस से तरल में तो होगा लेकिन ठोस पदार्थों में ये नहीं होगा। और किसी भी गैस का या तरल पदार्थों के एक दूसरे भाग की ओर उसके गुणों का ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचार, कनेक्टिविटी भी जो बिछाता है, प्रकार से बैठाता है, ये वही संवहन कहलाता है। अच्छा, अभिवहन क्या होता है। देखिए अभिवहन जो है इसको उल्टा है। जैसे संवहन में ऊर्जा ऐसे आती है, वहीं अभिवहन जो है, ये अभिवहन, इसमें ऊर्जा ऐसे बिल्कुल ऐसे क्षैतिज दिशा में फैलती है। तो ये आपकी एक प्रक्रिया होती है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या होता है, संचारित जो समुद्री धाराएं हैं उसमें क्या होता है, उष्णकटिबंधीय जो ध्रुव क्षेत्र है ना, एक प्रकार से ध्रुव क्षेत्रों में, उस प्रकार के क्षेत्रों में यहाँ होता है, मतलब जो ध्रुव क्षेत्र है वहाँ पे ऊर्जा का संचार होता है और वो आपका अभिवहन कहलाता है। यह प्रक्रिया गैस से तरल पदार्थों में होती है। ये भी प्रक्रिया कैसे होती है, गैस से तरल पदार्थों में ही होती है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व दूंगा। तो उसमें से एक ये भी है कि पार्थिव विकिरण क्या है और तथा इसका क्या लाभ है भैया, ये किस तरह एक प्रकार से लाभदायक है। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि सौर जो विकिरण होता है, सौर विकिरण अच्छा होता क्या है भाई, सूरज की जो किरणें आ रही हैं उसी को सौर विकिरण है। सौर विकिरण जो होता है वो लघु तरंगों के रूप में, अच्छा लघु क्या होता है, लघु का मतलब होता है छोटी, तो सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में जो पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो दीर्घ तरंगे होती हैं वह हमारे वायुमंडल को गर्म नहीं करती हैं, जबकि गर्म क्या करती हैं, लघु तरंगे करती हैं। तो लघु तरंगे जो सतह को गर्म कर रही हैं, अब पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद क्या होता है, हमारे वायुमंडल में जो दीर्घ तरंगे होती हैं उसके रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। मतलब मान लीजिए पृथ्वी गर्म हो चुकी है, अब ये बड़ी तरंगों के रूप में ऊर्जा का जो है वो विकिरण करने लग जाएगी। विकिरण का मतलब भेजने लग जाएगी अपने से दूर। तो इसमें क्या होता है, इसे पार्थिव विकिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ही पार्थिव विकिरण कहा जाता है। और यही प्रक्रिया हमारी वायुमंडल को गर्म करती है, मतलब जो हमारी पृथ्वी से सीधा हमारे वायुमंडल में उसको वापस जा रही है, यही प्रक्रिया हमारी वायुमंडल को गर्म करती है। अब क्या होता है इसमें कि वायुमंडल में जो हमारी गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वो दीर्घ तरंगों को सोख लेती हैं और वायुमंडल में अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाता है। अब भैया आपने बड़ी बड़ी तरंगों को अवशोषित कर लिया है तो अपने आप गर्म हो चुके हैं। और तत्पश्चात इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे तापमान जो है वो अंतरिक्ष में संचारित हो जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। और पृथ्वी में क्या होता है कि रात के समय जो समय ठंडा हो जाता है और आसमान जो है वो साफ हो जाता है। मान लीजिए ये जो प्रक्रिया है इतनी ज़रूरी है, अगर ये ना हो तो हमारा वायुमंडल इतना गर्म हो जाएगा कि बिल्कुल आप समझिए आग का गोला बन जाएगा। तो ये पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी तरंगे हैं हमारे जो वायुमंडल है उससे ऊपर अंतरिक्ष में चली जाती हैं, जिससे हमारा जो पृथ्वी है वो ठंडा हो जाता है और आसमान साफ हो जाता है। अगर ये ऐसा ना हो तो बिल्कुल आग का गोला हमारा पृथ्वी बन जाएगा और कोई इसको बचा नहीं सकता है। अगला प्रश्न देखिए, धरातल जो पृथ्वी है, पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले क्या कारण हैं, मतलब ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से हमारा जो एक प्रकार से धरातल है वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे धरातल को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम कुछ कारणों की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा धरातल है, ऊष्मा किसी पदार्थ के कणों को और अणुओं को एक प्रकार से गति को दर्शाती है। वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने को दर्शाता है भैया, और इसी को डिग्री में मापते हैं हम लोग, तापमान को डिग्री में मापते हैं, याद रखिएगा हमेशा इस बात को। चलिए पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अक्षांश, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं भैया, लैटिट्यूड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि किसी भी स्थान पर जो तापमान है उस स्थान द्वारा उस प्रकार से सूर्य तप पर निर्भर करता है। कि भैया मान लीजिए जो कोई स्थान है, अब भैया अक्षांश है, ये ऊपर क्या है, ये अक्षांश, तो वहाँ पर सूरज की तापमान की कितनी मात्रा आ रही है ना, उस पर निर्भर करता है कि तापमान कैसा होगा, ठीक है। और सूरज की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। मतलब मान लीजिए ये जो आपका पृथ्वी है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका है पृथ्वी, यहाँ पर जो 0 डिग्री है सबसे गर्म स्थान है, तो ये अक्षांश अलग है, ये आपका मध्य अक्षांश में आपका आ गया, ये आपका उच्च अक्षांश है, ये आपके उच्च अक्षांश है, तो यहाँ पे तापमान घटेगा और यहाँ तापमान बीच में बढ़ेगा, इसकी बात कर रहा है ये। दूसरा देखिए आपका है ऊंचाई, जिसको उत्तुंगता बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई, एल्टीट्यूड याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि वायुमंडल में जो पार्थिव किरण द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जब जाती हैं एक प्रकार से किरणें, यही कारण है कि समुद्र तल के पास के जो स्थान है वहाँ तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपका ऊंचाई है, इसी ऊंचाई के कारण क्या होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तापमान हमेशा कम रहता है, और जो समुद्र के इलाके वहाँ तापमान आपका ज़्यादा रहता है। ये कारण है एल्टीट्यूड का, मतलब आपकी ऊंचाई का। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा पॉइंट जो हमारा है इसमें, समुद्र से दूरी, अ डिस्टेंस फ्रॉम सी। जो समुद्र से दूरी है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी स्थान के जो समुद्र होता है तो उसमें किसी भी स्थान के पास तापमान को प्रभावित करने वाला जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वो समुद्र है। अब देखिए समुद्र जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो समुद्र के निकट के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर समुद्र तथा स्थल समीर के सामान्य प्रभाव पड़ता है, मतलब उस क्षेत्र ज़्यादा गर्म भी नहीं होते, ज़्यादा ठंडे भी नहीं होते, याद रखिएगा इस बात को। अगला देखिए चौथा पॉइंट हमारा जो इसमें है कि भैया जो वायु राशियाँ होती है, महासागरीय धाराएँ होती हैं। अब देखिए हमारा जो ये मान लीजिए महासागर है, हमारे विश्व में लगभग आप मान के चलिए कि आपका जो ओशंस है वो लगभग 5 बड़े बड़े ओशंस हैं। तो उन ओशंस में जो भी हवाएं चलती हैं ना, चाहे वो ठंडी हवाएं हों चाहे वो गर्म हवाएं हों, तो उससे आसपास के जो एरिया है उसको प्रभावित कर दिया जाता है, उसके तापमान को प्रभावित कर दिया जाता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगला जो देखिए इसमें हमारा जो अगला प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि भूपृष्ठ पर सूर्य तापमान को प्रभावित करने वाले कारण। अब यहाँ पे जो प्रश्न था हमारा प्रश्न था कि पृथ्वी के धरातल के तापमान को प्रभावित करने वाला, और यहाँ पे प्रश्न क्या है हमारा कि भूपृष्ठ पर सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारण, मतलब भूपृष्ठ जो है सूरज के तापमान को प्रभावित करने वाले क्या कारण है। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए थोड़ा सा, है ना। अब इसमें क्या होता है कि लगभग जो हम बात करेंगे कि भैया सूरज की जो किरणें होती हैं, सूरज की किरणों का जो झुकाव होता है वो पृथ्वी का आकार जो होता है, आकार एक प्रकार से पृथ्वी का आकार जो होता है गोलाकार होने के कारण क्या है कि सूरज की किरणें धरातल पर सीधे एक प्रकार से जो एक प्रकार धरातल पर गिरते समय झुक जाती हैं, मतलब सीधे नहीं झुकती हैं। मान लीजिए कि हमारा जो पृथ्वी है उसका जो आकार है वो गोलाकार, अब गोलाकार होने के कारण जो सूरज की किरणें हैं वो सीधी नहीं आती हैं, ये कैसे जाती हैं, झुकी हुई आती हैं। ऐसे कैसे आती हैं, झुकी हुई आती हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि किरणें जो हैं ऐसे झुकी हुई किरणें आती हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सूरज की किरणें आपकी जो होती हैं वो एक प्रकार से झुकी हुई आती हैं, क्योंकि हमारा पृथ्वी कैसा है, गोलाकार है, इसलिए सूरज की किरणें आती हैं, गिरते समय एक प्रकार से झुकाव अलग हो जाता है। और लंबवत किरणें कम क्षेत्रफल पर गिरती है। लंबवत मतलब जो सीधी किरणें हैं वो कम क्षेत्रों में पड़ती है, लेकिन इस प्रदेश को अधिक गर्म कर देती है। मतलब सीधी किरणें जो होती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म कर देती है। जैसे जैसे किरणों की झुकाव कोण कम हो जाता है वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ता है और वह भाग कम गर्म होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर सीधा किरण पड़ रहा है, ऐसे पड़ रहा है, तो वो तापमान को बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म कर दे रहा है, लेकिन अगर ऐसे ऐसे और ज़्यादा बड़े क्षेत्र पर कवर कर रहा है, बड़े क्षेत्र पर, तो वहाँ तापमान थोड़ा कम रहता है। दूसरा पॉइंट देखिए कि सूर्य ताप पर वायुमंडल का क्या प्रभाव रहता है। देखिए यहाँ पर क्या रहता है कि वायुमंडल में मेघ आर्द्रता,
अच्छा, मेघ क्या होता है? मेघ का मतलब बादल है, आर्द्रता का मतलब नमी, थोड़ा पानी की बात की जा रही है। तो वायुमंडल में मेघ, आर्द्रता और धूलकण आदि परिवर्तनशील दशाएं सूरज से भाने वाले जो एक प्रकार से ताप है उसको अवशोषित कर देते। देखिए बहुत थोड़ा अजीब वर्ड है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सूरज की किरणें हैं वे हमारे जो मेघ हैं, मतलब हमारे दो बादल हैं, हमारे जो धूल के कण हैं, वो क्या करती हैं, इन जो सूरज की किरणें हैं उन्हें परिवर्तित कर देती हैं। मतलब मान लीजिए इधर से आ रहा है, यहाँ पे आपके बादल है, यहाँ पे आपके पत्थर है, मतलब धूल के कण हैं, तो ये इसे परावर्तित कर रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर दोबारा भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे तापमान में थोड़ा परिवर्तन आता है। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा इसमें कि भैया स्थल एवं जल का प्रभाव। तो स्थल एवं जल का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। आपको मैं बता दूं कि जो स्थल है वो जल्दी गर्म होता है, और जो जल है, समुद्र है, वो लेट से गर्म होता है और लेट से आपका ठंडा होता है। याद रखिएगा इस बात को। अगला पॉइंट देखिए, दिन की लंबाई व धूप की अवधि। मतलब अगर आपके तापमान जो है वो सूरज के जो तापमान है इस पर भी निर्भर करता है कि दिन कितना बड़ा था, और वो जो धूप की अवधि थी, मतलब धूप की अवधि थी, वो कितने समय के लिए थी। जैसे ठंड के समय क्या होता है, 5 बजे ही लगभग अंधेरा हो जाता है, लेकिन वहीं गर्मी के समय में 7 बजे होता है। तो इस कारणवश तापमान में गर्मियों में बढ़ोतरी हो जाती है और सर्दियों में गिरावट दर्ज की जाती है। इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए। अब भूमि की ढाल क्या होती है, देखिए अब भूमि की ढाल का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से अगर देखिए सूर्यभिमुखी होगा, सूर्यभिमुखी का मतलब सीधा अगर सूरज से उसका वास्ता होगा, सीधा दिखेगा वो भूमि जो है, तो लगभग वहाँ तापमान ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर विपरीत ढाल होगा, मतलब सूरज की जो किरणें हैं सीधा नहीं पड़ रही हैं, तो वहाँ पे तापमान थोड़ा कम होगा। अब एक इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, थोड़ा इसको याद कर लीजिए, और 1 नंबर में भी कहीं एग्ज़ाम में जब आप आगे जाइएगा वहाँ भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि सूरज की जो पृथ्वी एक प्रकार दूरी होती है वो 3 जनवरी को सबसे करीब होती है, 3 जनवरी को सबसे करीब होती है, और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, और सूर्य ताप भी उसी तरह कम और अधिक होता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो सकता है या लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए जो हमारा प्रश्न है कि भैया सूरज का जो ऊष्मा बजट है, मतलब मान लीजिए 100 है, तो ये 100 ऊष्मा बजट कहाँ कहाँ वितरित है, मतलब कहाँ कहाँ जाता है। तो पहली बात आपको ये समझनी है कि 100 इकाइयाँ हैं। ठीक है, क्या है, 100 इकाइयाँ हैं। उन 100 इकाइयों में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पे पहुँचने से पहले ही अंतरिक्ष में चली जाती है, मतलब बची कितनी, 65 इकाइयाँ बची आपकी। ठीक है, उसके बाद देखिए 27 जो है बादलों के छोर से, 27 कहाँ चली जाती हैं, बादलों के छोर से, 2 आपके पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों से परावर्तित हो जाती हैं, और इसी परावर्तित मात्रा को क्या बोलते हैं, अल्बिडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्बिडो बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी 35 इकाइयाँ ऑलरेडी जा चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कितना संख्या रह गया आपका, 35 आपका अंतरिक्ष में चला गया है, 27 आपका बादलों के छोर से चला गया है, और 2 आपका जो है हिमाच्छादित मतलब पर्वतीय क्षेत्रों से चला गया है। अब यहाँ पर देखिए 35 इकाइयों को अगर आप छोड़ दीजिए, जो बचा कितना आपका 65, तो 65 में से लगभग आपका जो 14 इकाई है, कितना, जो आपका 14 इकाई है वो आपका लगभग वायुमंडल में, और 51 जो इकाइयाँ हैं वो पुनः पार्थिव विकिरण में रूप में लौट जाती हैं, और इसमें से 17 जो है सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं। इस चीज़ को समझिएगा। और 14 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा 9 संवहन के जरिए, 9 किसके जरिए, संवहन के जरिए, और 19 जो इकाइयाँ हैं वो आपका संघनन गुप्त ऊष्मा में रूप में एक प्रकार से रहती हैं, और हमारे वायुमंडल द्वारा जो 48 इकाइयाँ हैं, एक प्रकार से 48 इकाइयाँ हैं, उनका अवशोषण हो जाता है, और वायुमंडल विकिरण के द्वारा अनेकों इनको एक प्रकार से अंतरिक्ष रूप में भेज दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये क्या होता है कि पृथ्वी की जो धरातल है और वायुमंडल की जो एक प्रकार से सतह है जो लौटा रहा है, तो लौटाने के क्रम में क्या होता है कि 17 और 48 इसका योग कितना बनता है, 65 होता है। वापस लौटने वाली ये इकाइयाँ लगभग आप कह लीजिए कि इनका 65 इकाइयाँ हैं, इनका संतुलन देती है, और जो सूर्य से प्राप्त होती हैं, और यही ऊष्मा बजट कहलाता है। मतलब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा हुई होगी कि इधर जा रहा है उधर जा रहा है, अरे वो कह रहा है। यहाँ पे आपको इतना समझ लीजिए बस कि प्रथम 35 इकाइयाँ छोड़ दीजिए, 35 में से आपका बचा 65, मतलब 100 में से लगभग आप 35 निकालिए, बचा 65, 65 में से आपका 14 वायुमंडल में, 11 आपका जो 51 है वो पार्थिव विकिरण के रूप में लौट गई, पार्थिव विकिरण मतलब आई और ऊपर की ओर वापस चली गई, 17 इकाइयाँ सीधा अंतरिक्ष में चली जाती हैं, 14 इकाइयाँ आपका वायुमंडल द्वारा रहती हैं,
9 इकाइयाँ संवहन जरिए होता है, संवहन मतलब लंबत धारा द्वारा होते प्रकार से होता है, और 19 जो आपकी इकाइयाँ हैं वो संघनन द्वारा गुप्त ऊर्जा से होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। ऊष्मा बजट का मतलब है कि सूरज की जो किरणें हैं कहाँ कहाँ पहुँचती हैं। इस प्रकार से आपको अपना प्रश्न बनाना है। एग्जैक्ट आपको नहीं लिखना है, बस समझ लीजिए कि कहाँ कितना क्या रेशो है, थोड़ा उसको समझ लीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको ऊष्मा बजट भी आप बना सकते हैं कि इस प्रकार की आपको चीज़ें बता देनी है कि भैया देखिए ये लघु तरंग दैर्घ्य का बताया हुआ है और ये आपका दीर्घ तरंग दैर्घ्य का बताया हुआ है। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये कहाँ कहाँ बार बार रिपीट क्यों कर रहा है। यही कारण था, इसने एक तो लघु का बताया है और एक इसने बताया है दीर्घ तरंग दैर्घ्य का। तो यही आपको चीज़ें समझ लेनी है। अगर आप इसको बता दीजिएगा तो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ज़रूरी है और लास्ट क्वेश्चन हमारा यही रहने वाला है कि तापमान का व्युत्क्रमण तथा प्रतिलोम किसे कहते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा तापमान का व्युत्क्रमण किसे कहते हैं, प्रतिलोम वर्ड तो नहीं आता है। और व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं, व्युत्क्रमण होता कब है। देखिए व्युत्क्रमण का मतलब होता है कि जो हमारा वायुमंडल है, अब आपको मैं एक चीज़ और समझा दूँ, यहाँ पर शोभ मंडल वर्ड आ गया है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे वायुमंडल के 5 मंडल हैं। शोभ मंडल, समताप मंडल आपका, मध्य मंडल आपका, आयन मंडल आपका, और लास्ट में बाह्य मंडल। इस प्रकार से 5 मंडल हमारे हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि इसकी दशाएं, अच्छा होता क्या है व्युत्क्रमण। तो व्युत्क्रमण क्या होता है कि ऊपर जाने के साथ साथ, जैसा आपको पता है कि ऊपर जाने के साथ साथ हमारे तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, मतलब कमी दर्ज की जाती है। तो तापमान जो एक प्रकार से घटता है ना, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, तो तापमान जो एक प्रकार से घटता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है। मतलब यहाँ पे तापमान एक प्रकार से आपका बढ़ता है, ऊपर जाने के साथ तापमान बढ़ता है, लेकिन इस व्युत्क्रमण में क्या होता है कि तापमान घटता है। तो जो ये उल्टा हुआ, मतलब तापमान जो बढ़ा, इसी को तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। और यह जो दशाएं लगभग होती हैं ये ठंडी वायु के और गर्म वायु से होती है, मतलब ठीक है, इन दोनों के मिश्रण से लगभग होती है। इसलिए दशाएं क्या होती हैं इसकी, मतलब होता कब है ये काम, ठीक है। तो लंबी रातें जब होती है, जब रातें लंबी होती हैं ना, तब व्युत्क्रमण ज़्यादा होता है। स्वच्छ आकाश, साफ आकाश जब रहता है, जहाँ कोई मेघ ना हो, कोई समस्या ना हो, बिल्कुल शांत वायु हो, तब ऐसा चलता है। लगभग अगला भी वही है कि शांत वायु हो, मतलब एक प्रकार से जो प्रक्रिया चल रही है उसको रुकावट कोई दर्ज ना करे, मतलब शांत वायु हो। और शुष्क हो, शुष्क का मतलब नमी की मात्रा ना हो। अगर नमी होगा तो नमी की मात्रा जो है व्युत्क्रमण को होने नहीं देगा, तो एक ये भी प्रॉब्लम होता है। और अगला देखिए हिमाच्छादन। हिमाच्छादन का मतलब होता है कि हिमसौर, एक प्रकार से जो पर्वतीय एक प्रकार से बर्फीले इलाके होते हैं, वहाँ पे ठंडी जो परतें रहती हैं वो व्युत्क्रमण को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न रहने वाला है। तो देखिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैं उनको डिस्कस कर चुका हूँ। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इससे संबंधित हम और वीडियोज़ बनाएंगे, तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को और ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।